बैक टू सबसे पहले पाकिस्तान और हम बात करेंगे दुनिया में खुराक की कमी का बहरान, क्योंकि गुज़श्ता 3 वर्षों से देखा जाए तो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन कोविड-19 के बाद इस बहरान ने मज़ीद कई बहरान भी पैदा कर दिए। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात की जाए हमजा, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक साल 2021 में कोविड से मुतासर ममालिक में दुनिया की 11% आबादी को रात को खाना ही नसीब नहीं होता है। हाँ जी, और इस वक्त 43 ममालिक के 41 मिलियन लोग कहत के दहाने पर खड़े हैं और सिर्फ 2 साल कबल ये तादाद 27 मिलियन थी। और ये आप कोविड के बाद आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी से जो है लोग उस दहाने पर मौजूद हैं। आलमी इदारा सेहत की हालिया अलमनाक रिपोर्ट इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 5 साल की उम्र से कम उम्र 14,500 बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से हलाक हो जाते हैं। बिल्कुल, और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है हमजा कि कहत जैसी सूरत हाल पैदा होने की वजूहात में बाहमी तनाज़ात हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जबकि मुआशी अदम इस्तेहकाम जैसे अवामिल भी इसमें शामिल हैं। अगर इसके साथ साथ अगर बात की जाए तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि एक तरफ तो लाखों अफराद भूख से बिलक रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टनों खुराक जो है वो ज़ाया भी हो रही है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दुनिया भर में हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा खाने की अशिया जो हैं वो ज़ाया कर दी जाती है। और इसमें यकीन कीजिए कि हमारा भी शेयर है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया कर रहे होते हैं। खैर, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए फूड से जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। खाने का ज़िया कितना बड़ा मसला है और खाने का ज़िया हम रोक कैसे सकते हैं? क्या हुकूमती लेवल पर कोई इक़दाम हो सकते हैं या फिर हमें इनफरादी तौर पर यह करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने से पहले आप कह लें कि जो ज़िया है वो है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस उसे कहते हैं कि जब फसल पकती है तो काटने के दौरान कितना लॉस है, फिर उसको स्टोरेज के दौरान, या आप कह लें कि उसको प्रोसेस करने से पहले कितना लॉस है। सो ग्रेन में अगर देखें हम चावल, मकई और गंदम में, तो वहाँ पे जो लॉसेज हैं वो 10 से 15% हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। उनको कीड़ा खा जाता है या रास्ते में ख़राब हो जाते हैं, या आप कह लें कि ड्यूरिंग द स्टोरेज वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। और जो पेरिशेबल हैं यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनका लॉस 35 से 40% है। फिर जो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग लॉसेज हैं वो भी कोई 6 से 7% हार्वेस्टिंग के दौरान। जो पुरानी मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं कटाई के लिए तो उससे लॉस 7 से 8% होता है। अगर नई मशीनरी के साथ हम कटाई करें, प्रॉपर मशीनरी हो, तो उससे लॉस 2 से 3% होता है। तो 5 से 6% ज़्यादा लॉस पुरानी मशीनरी से भी हमारा पैदावार का होता है। फर्ज करें 60 मन पैदावार आनी है तो 5% लॉस का मतलब है कि 3 मन पैदावार कम हो जाती है, ज़्यादा जड़ती है। सो 2 लॉसेज तो यहाँ पे होते हैं। फिर आ जाता है कि जो आप होटल्स में अगर देखें तो रेस्टोरेंट्स में वहाँ लॉस ज़्यादा होता है डेफिनेटली। एक तो वहाँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो लोग आते हैं 5 स्टार होटल में या आप कहें अच्छे रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ अफोर्डेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, लिहाजा इतनी केयर नहीं करते। और जो मतलब स्पेशली इंडिविजुअल जो ऑर्डर होता है उसमें लॉसेस ज़्यादा हैं। अगर कहीं बूफे है तो उसमें लॉसेस कम हैं। तो ये जो लॉसेस हैं वो 3 स्टेजेस आप कह रहे हैं, कटाई के दौरान, आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट और फिर आफ्टर कुकिंग। सो इसका हल ये है कि आप की जो हार्वेस्टिंग की मशीनरी है वो ठीक हो, नंबर 2 जो है कि आगे ड्राइंग और ग्रेडिंग की मशीनरी ठीक हो, फिर स्टोरेज आपकी ठीक हो, फिर आपके कोल्ड स्टोरेज ठीक हो, फिर फूड प्रोसेसिंग हो। फूड प्रोसेसिंग अगर होगी तो उसमें लॉस नहीं। ये जो आपके बिस्किट्स हैं तो उसका लॉस नहीं होता। अगर आपने रोटी पकाई हुई है तो रोटी एक वक्त में अगर आप नहीं खा सकते तो उसका लॉस हो जाएगा। डबल रोटी का इस तरह लॉस नहीं होगा, दूसरी रोटी का हो जाएगा। सो आप कह रहे जितनी प्रोसेस फूड होगी लॉस कम होगा। कच्चे टमाटर का लॉस होगा लेकिन प्यूरी का लॉस नहीं होगा, या केचप का लॉस नहीं होगा। जो मैंगो है या सिट्रस है वो खराब हो सकता है, बट अगर उसकी पल्प आपने बना लिया तो वो लॉस नहीं होगा। सो फूड प्रोसेसिंग की जरूरत है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, ग्रेडिंग की जरूरत है, ग्रेन स्टोरेज की जरूरत है और अच्छी मशीनरी से। जमशेद चीमा साहब, कई साल बात हो रही है, क्या हुकूमती डेटा की बुनियाद पर बारिशों और फसलों की प्रोडक्शन का अंदाजा लगाकर मुमकिन कहत साली का पता लगाया जा सकता है? जी डेफिनेटली आजकल तो ये बड़ा ही प्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लोग 108 किलो आटा खाते हैं, यहाँ पे तकरीबन 20-21 किलो चावल खाते हैं, 21 किलो चावल खाते हैं। यहाँ तकरीबन 25 किलो के लगभग हम चीनी खाते हैं। हम तकरीबन 200 किलो के लगभग हम दूध पीते हैं। हम 63 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं। सो हर चीज़ की डाटा मौजूद है।
उसमें टमाटर कितना खाते हैं, आलू कितना खाते हैं, गोश्त कितना खाते हैं, दालें कितनी खाते हैं। 7 किलो हम दालें खाते हैं, हमको तकरीबन 30-32 किलो हम इस वक्त एनुअल गोश्त खा रहे हैं। सो आटे जो अंडे हैं ये 177 हम सालाना खाते हैं। सो हर चीज़ जो है उसका डाटा मौजूद है। लिहाजा प्रोडक्शन कितनी होनी है, उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, नहरी सिस्टम में पानी कितना आना है और बारिशें वैसे कितनी होनी है, अंडरग्राउंड से कितना पंप कर सकते हैं आप, वो हर चीज़ का डाटा मौजूद है। लिहाजा ये जो पुराना साल था कैद साली का वो तो नहीं है आज। मतलब आप कह लें कि आपके पास हर चीज़ प्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर आपने रिसर्च नहीं की, अगर आप जिसे कहते हैं कमर्शियल ज़राअत नहीं करते, अगर ज़राअत से ज़्यादा खुराक पे फोकस नहीं करते, तो फिर आपको सारा पता भी हो तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर यू आर बाउंड टू बी स्टार्व्ड, कि फिर कैद साली की तरफ आपने जाना ही जाना है। फिर अगर आप कह लें कि बारिशें हों भी और आपकी प्रोडक्शन कम हो, बारिशें भी आपको हेल्प ना कर सकें प्रोडक्शन में, तो कैद साली से कौन आपको रोक सकता है। सो आप कह लें ये डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च कितनी है, आपने वेराइटीज़ कौन सी, जेनेटिक मटीरियल कौन सा लेके आए हैं, फिर आप ज़मीन की तैयारी में जो आपकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है वो कितनी अच्छी है कि जिसमें पानी ज़ाया ना हो, या पानी अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी निकल जाए, ड्रेनेज प्रॉपर हो जाए, फिर पानी स्टोरेज हो जाए, फिर यू कैन से कि ये जो बाकी इनपुट्स हैं उनका यूजेज जो है वो प्रॉपरली पहले इन टाइम हो, स्टीवर्डशिप उसके साथ मौजूद हो, तो ये इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। ये कोई इशू नहीं है। इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि प्रॉपर आप टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों का कम्बिनेशन इस्तेमाल करें। चीमा साहब, ग्लोबल वार्मिंग को भी जो है फूड सिक्योरिटी के साथ जो है जोड़ा जा रहा होता है, क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के फूड सिक्योरिटी पर? ग्लोबल वार्मिंग के दो तीन तरह के असरात हैं। एक तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से आपकी जैसे स्ट्रेस बढ़ जाता है सोसाइटी में, और जो स्ट्रेस बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो फसल की अच्छी पैदावार, जो पौधा खुश रहता है वो रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके दरमियान पौधा ज़्यादा अच्छी पैदावार देता है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपका टेम्परेचर +35 चला जाए, 38 चला जाता है, तो योर प्लांट इज इन स्ट्रेस। दूसरा ये कि बाज़ पौधे जो सर्दियों के पौधे हैं वो तो 25 डिग्री भी बर्दाश्त नहीं करते, 27 डिग्री भी बर्दाश्त नहीं करते, वो कम टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं। और अगर आप गर्मी जल्दी आ जाए, सर्दी का मौसम छोटा आ जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो सर्दियों की फसलें जो हैं उनकी पैदावार कम हो जाएगी। दूसरा, गर्मी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ये गर्मी ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए, तो ज़्यादा गर्मी में फ्रूट सेटिंग नहीं होती, वो ग्रेन में भी नहीं होती, फसलों में भी नहीं होती, और फलों की भी नहीं होती। ज़्यादा गर्मी में जब ग्रेन सेटिंग नहीं होती, तो अगर आपकी गर्मी लंबी हो गई, आपका समर सीजन लंबा हो गया, तो जो टाइम है जो माइल्ड टेम्परेचर का है, जो मुनासिब टेम्परेचर का है, खुशगवार मौसम का टाइम है, वो अगर डिले हो जाता है तो गर्मी में फसल के मेच्योरिटी का टाइम आ गया है, तो उससे पैदावार कम हो जाती है डेफिनेटली। लिहाजा ग्लोबल वार्मिंग फिर ये है कि जो पैदावार आती है उसमें प्रोटीन परसेंटेज वो नहीं होगी, उसमें जिंक की या फेरस की या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो फिक्सेशन है वो नहीं होगी। सो क्वालिटी जो है, क्वालिटी भी आपका हैम्पर होगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। सही है। तो दोनों तरह का इशू है कि आजकल दुनिया में रिसर्च हो रही है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जितनी इस वक्त 12% गंदम में प्रोटीन है, तो उस वक्त कितनी होगी। तो मुख्तलिफ मेजरमेंट हो रही हैं और अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कितने आप पहले मेजर हो रहे हैं कि ठीक है, ये तो अंदाजा लगाया जा रहा है चीमा साहब, लेकिन ये बताइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान को खाने पीने की जो अशिया उनमें खुद मुख्तार बनाना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ इकदाम भी कर रही है? देखें, ये खुद मुख्तार नहीं होना किसी ने। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो यू विल बी एन एक्सपोर्टर, और खुदा न खास्ता अगर आप बुरा परफॉर्म करते हैं तो यू विल बी ए बिग इम्पोर्टर। सो 22 करोड़ लोगों के लिए मैयड चीज़ें नहीं पैदा होती। सो हमें ज़रूरत यह है कि हम रिसर्च करें, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हम बेहतरीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस इस्तेमाल करें, नेचुरल रिसोर्सेज पानी की शक्ल में हों या 22 करोड़ एकड़ की जो ज़मीन की जियोग्राफी है उसकी शक्ल में हों। फिर हम अपनी पॉपुलेशन को कितना ज़्यादा कल्चर डेवलप करते हैं कि वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ जाएं। सो आपने कल्चर बनाना है ज़राअत का, कश्मीर में आपने ज़राअत को प्रमोट करना है, वहाँ सूटेबल पौधे। सो आप कह लें कि ये डेफिनेटली यू कैन से कि
ये अचीवेबल है, फूड सिक्योरिटी भी अचीवेबल है और ठीक हम है। एक्सपोर्ट कर जाएंगे। इमरान खान साहब का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उसके मुताबिक आपने डबल पैदावार करनी है ग्रेन के अगले 7 साल में। आपने 5 टाइम ज़्यादा पैदावार करनी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। आपने पोल्ट्री को प्रमोट करना है, आपने सही है। 3 गुना दूध बढ़ाना है, आपने लाइफ स्टॉक को प्रमोट करना है, गोश्त के लिए गोश्त आपने एक्सपोर्ट करना है। फिर आपने दालों की पैदावार बढ़ानी है, दालों में आपने थोड़ा ब्रॉड करना है। हम मटर नहीं खा रहे, मटर जो है मटर मतलब ऑस्ट्रेलिया और ये जो क्या नाम है न्यूजीलैंड और बहुत सारे मुल्कों में मटर को एज ए पीस को ज़्यादा खाया जाता है एज ए यू कैन से पल्सेस। तो हमें अपनी पल्सेस की जो वैरायटी है उसको बड़ा करना है। फिर जो किंग बीन्स जिसे कहते हैं सोयाबीन, जो किंग बीन कहा जाता है, दुनिया की सबसे वंडर किस्म की बीन है, वो उसको यहाँ पे लोकली हमने ग्रो करना है। ऑलिव को यहाँ पे ग्रो करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बड़ी ड्राइव चलानी है, लिहाजा उससे हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे और एक्सपोर्टर भी बनेंगे। ठीक है चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अच्छा हमजा, जैसे मैं ये तो हमारा एक टॉपिक था, हम इससे ज़रा हट के मैं कोई कल क्योंकि मेरा ऑफ था, तो जैसे मुझे मेरे हस्बैंड ने ऑफ़र की भूरबन की सैर की। अच्छा। तो मैंने क्योंकि आ जाना था मॉर्निंग शो के लिए, तो मैं वहाँ जा नहीं सकी। तो फिर तुमने मुझे जब ऑफ़र की थी गिलगित बल्तिस्तान की कि आज गिलगित बल्तिस्तान की सैर कराऊंगा, तो हमारे व्यूअर्स को बताओ तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान की सैर अब कैसे कराओगे? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान की सैर में तुम्हें ऐसे करवाऊंगा कि वहाँ पे रजब अली कमर को हमने भेजा है कि रजब आप जाएं, आप हमें बताएं। तो वो ज़िला शिगर में जो वाकई मशहूर तफरीही मकाम है हशोपी गार्डन, वहाँ पर सयाहों के लिए इसको जन्नत कहा जाता है, वहाँ पर वो गए हुए हैं। तब अच्छा तो मुझे ऐसे सैर कराओगे वहाँ? ठीक है ना, रजब वहाँ पर मौजूद है, ऐसे ही समझो कि हम वहाँ पर मौजूद हैं। तो रजब अब हमें बताएंगे कि सियाती मकाम का रुख कितनी बड़ी तादाद में ज़िया कर रहे हैं। जी रजब बताइएगा ज़रा इकरा को। वाक़ा मशहूर तफरीही मुकाम हशुपी गार्डन में हशुपी गार्डन में इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गर्मी के सताए सयाहों की बड़ी तादाद जो है इसका रुख कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के फूल खिले हुए हैं और चेरी के फसल भी तैयार होकर जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। इस गार्डन के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत शिगर ग़ुलामुल्लाह साक़िब साहब से। इन्हीं से हम जानते हैं कि इस कदीम तफरीही मुकाम के हवाले से सर आप हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। ये इस वक्त हम खड़े हैं हशुपी एग्रीकल्चर ज़री तोसी सेंटर। बेसिकली ये जो बाग है वो फार्मर एजुकेशन के लिए है और आपको पता है जितना आप फार्मर को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे हम अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकेंगे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ फ्रूट्स की जो है ना मॉडल्स लगे हुए हैं और 2 साल पहले महकमा ज़राअत ने यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का एक सेक्शन भी खोला। हम यहाँ पे इस वक्त फ्रूट कल्चर, वेजिटेबल कल्चर, खुसूसन कमर्शियल वेजिटेबल कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये बाग जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो मॉडल भी है, इसके साथ भी सयाह भी बड़ी तादाद में इसका खुसूसी नज़ारा करने आते हैं। यहाँ के मुकामी किसान जो है यहाँ से मुख्तलिफ़ फूलों के अक़साम से जो है वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रजब, आपने सैर करवाई है। बहुत शुक्रिया हमजा, बहुत मज़ा आया। यकीनन हमारे देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि वाकई में जन्नत से कम नहीं थी ये जगह, बहुत खूबसूरत जगह। तुम्हारी सैर करवा दी, तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ, यकीनन हमारे देखने वाले भी खुश होंगे कि उन्होंने भी इतनी खूबसूरत जगह का जो है ना नज़ारा कर लिया। क्रिकेट शायकीन जो है उनको भी थोड़ा सा खुश करते हैं ना, उनको भी बताते हैं कि 18 साल बाद जो है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। इसके लिए हम ये कहें कि कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, कुछ सोचना शुरू कर दिया गया और शायद ऐसा मुमकिन भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। और कीवी टीम जो है वो सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान में वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ खेलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वॉइट ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के दौरे के लिए वो भी पुरुम्मीद हैं। अब तक सब अच्छा है और हमें सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से यकीन दहानी भी करवाई जा रही है और चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा है कि हम पूरा एतमाद हैं कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे और बहुत अच्छी बात है कि अगर
न्यूजीलैंड की टीम भी अब पाकिस्तान का दौरा करती है और हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त तो इंग्लैंड में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ये कौमी क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड में पहुंच गई है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन वनडे सीरीज़ का आगाज़ भी 8 जुलाई से होगा। यकीनन ये एक अच्छी खबर है हमजा, अच्छा, क्योंकि न्यूजीलैंड की जब टीम भी आ रही है, पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद है, तो मेरा ख्याल है अच्छी खबरें ही आएंगी, बिल्कुल अच्छी खबरें आएंगी। और फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर हम न्यूजीलैंड से भी खेल रहे होंगे, PSL से तो हम वापस आ चुके हैं, और फिर भारत से अबू धाबी या UAE मुंतकिल होना उसका T20 वर्ल्ड कप का, तो उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले न्यूजीलैंड की बात कर लें थोड़ी सी, कि न्यूजीलैंड अगर आ जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हुए ये कितनी अच्छी खबर होगी और हमें कितना पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि आएगी न्यूजीलैंड की टीम। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट से हटके क्रिकेट का फायदा कितना होता है पाकिस्तान को, इससे बड़ा फायदा पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान एक मरतबा से फिर जो बैनुल-अक़वामी दुनिया की क्रिकेट थी उससे जो जुड़ा हुआ था वो बहाल हो रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खुशहाल चीज़ है। 2009 में श्रीलंका टीम पर जो हमला हुआ था उसके बाद जो मुश्किल वक्त पाकिस्तान की एक पूरी नस्ल ने देखा है, जो क्रिकेट देखना चाहती थी, क्रिकेट को पसंद करती है, उसने बहुत तकलीफ में गुजारे हैं दिन। PSL के आगाज़ के बाद 2017 में जब पाकिस्तान में पहली मरतबा PSL का फाइनल हुआ, और उसके बाद से हालात जो बदले हैं, और सबसे बेहतर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल जिस तरह से बेहतर हुई है, लोगों का राब्ता पाकिस्तान के साथ बेहतर हुआ है, और पाकिस्तान में जो खेलों की सरगर्मियां मुनक़ता थी वो बहाल हो रही हैं, और न्यूजीलैंड की टीम अगर पाकिस्तान आती है तो ये एक मरहला आगे जाएगा, एक कदम हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत खुश आएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन साथ ही साथ हमसे ये बताना भी जरूरी है कि देखिए, पाकिस्तान कभी भी दुनिया क्रिकेट में ऐसा मुल्क नहीं रहा कि जहां पर लोग आकर खेलना ना चाहते हो। हाँ जी। जहां पर लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते, खेलने के लिए आना चाहते और वो हिचकिचाएं, ऐसा कभी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक सूरत हाल थी जब अमन अमान की हालात खराब हुए, दुनिया पाकिस्तान से दूर हो गई। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान की वजह से, हमारे पुलिस रेंजर्स और हमारे पाकिस्तानियों की वजह से हमने जो 70,000 कीमती जानों की कुर्बानी दी, जो खून बहा, जो शहदा का खून है, उसके बाद हम दोबारा यकीनन कोशिशें हमने जो की हैं उससे हालात तो बेहतर हुए हैं। लेकिन इमरान ये बताइएगा, ये भी खबरें आ रही कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है UAE में, तो इससे अगर ये शिफ्ट हो जाए UAE में तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा वहाँ पर मैचेस खेलने से? देखिए, फ़ायदा पाकिस्तान को अगर होना है तो वो पाकिस्तान को इंग्लैंड में भी हो सकता है, पाकिस्तान को बांग्लादेश में भी नहीं हो सकता, और पाकिस्तान को UAE में भी नहीं हो सकता। अच्छा। पाकिस्तान देखिए, अपने जो T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी पाकिस्तान ने, वो इंग्लैंड में जीती थी, और अपना जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया में जीता था। तो दोनों पाकिस्तान को सूट नहीं करते हैं। दोनों जगह पर पाकिस्तान कभी ये नहीं कहा जाता कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। इसलिए अब अगर UAE शिफ्ट हो जाता है तो उसकी जो इंडिया से शिफ्ट हो रहा है उसकी बड़ी वजह कोरोना है। अब अगर पाकिस्तान वहां पर चला जाता है तो टीम अच्छी तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप जहां मर्जी ले जाएं, भले आप कहें जी मिसबाउल हक खान नयादी साहब के होम ग्राउंड में आप मियांवाली में ले जाएं, भले आप कहें कि सरफराज के होम ग्राउंड कराची, भले आप कहेंगे जी KPK में ले जाएं, सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के ज्यादा वहां से खेलते हैं, बड़े लाहौर में बाबर आजम के शहर में ले आए, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, परफॉर्मेंस ही देनी होगी, परफॉर्म ही करना होगा। ठीक है, इंग्लैंड के टूर की बात करते हैं, उससे पहले बाबर आजम का एक पैगाम है शायकीन के नाम, वो ज़रा पहले सुना देते हैं। प्यारे क्रिकेट फैंस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लेयर्स का और फैंस का ताल्लुक बहुत ही शानदार होता है। दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है, और ये ताल्लुक दिन ब दिन मैच्योर होता जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे स्पेशल बात भी उसके फैंस हैं, जो हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब बात हो इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानियों की तो उनकी क्या ही बात है। पाकिस्तान के बाद अगर हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है तो वो इंग्लैंड है। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि पिछली बार टूर पर हमने इनको ग्राउंड में बहुत मिस किया था, बट इस बार ये सब ग्राउंड में होंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। आप लोग भी अपने घरों में टीवी और सोशल मीडिया के थ्रू हमें सपोर्ट करना, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हम यहाँ जीत के जज्बे के साथ आए हैं और इंशाल्लाह जीत के आएंगे।
जी, ये पैगाम आपने सुना है। इमरान, ये बताइएगा कि इस पैगाम के ऊपर बात करने से पहले स्टार मेकिंग एक पूरी टेक्निक है, पूरा प्रोसेस है। हम भारत को देखते रहे हैं कि भारत इस तरह से करता रहे। हमें बहुत अरसे बाद कोई नज़र आया कि पाकिस्तान ने भी कोई कोशिश शुरू की है कि स्टार मेकिंग को, जिस तरह से हम बाबर आजम जब कैप्टन बने तो उनकी वीडियो हमने निकाली और अब हम इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कितना फ़ायदा होता है खिलाड़ियों को, वो कितना बेहतर फील करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको स्टार कारकर्दगी बनाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने खेल के मयार को बुलंद करने के लिए इकदाम करने हैं, और ऐसे इकदाम करने हैं कि बाबर आजम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह से खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम को मिलते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा इंतजामिया है, इसकी बहुत ज्यादा तवज्जो डिजिटल के ऊपर है। ये आप पैगाम जारी कर रहे हैं, आप सारी चीजें करें। ये देखें, बहुत खुश आइंद है अगर आपके टॉप प्लेयर्स आपके शायकीन के साथ बातचीत करते हैं या इस किस्म की वीडियोस आती हैं। ये इस लिहाज से तो खुश आइंद है कि आप एक खुशकुन चेहरा बना दिखाते हैं, आप अपने खिलाड़ियों की मुख्तलिफ जो सरगर्मियां हैं उनको दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप क्रिकेट के मयार को बुलंद करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास बाबर आजम के बाद क्या है? आपके पास बाबर आजम के साथ क्या है? आपके पास मोहम्मद रिजवान के साथ क्या है? तो सबसे बड़ी जो स्टार मेकिंग है ना, वो क्रिकेट खेल के मयार को बुलंद करने के साथ जुड़ी है। अगर आपके पास टॉप क्रिकेटर्स नहीं होंगे, अच्छे क्रिकेटर्स नहीं होंगे, तो आप डिजिटल पे वीडियोस दिखा करके ना अपना मयार बुलंद कर सकते हैं, ना मैचेस जीत सकते हैं। हॉकी में कोई कम स्टार नहीं थे पाकिस्तान के पास। हॉकी नीचे क्यों आई? क्योंकि हम हारना शुरू हो गए, हम इतने नीचे चले, 18वें नंबर पर चले गए। अच्छा इमरान, बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में मिडिल ऑर्डर को बेहतर करने के लिए कौमी टीम को क्या करना होगा? देखिए, कौमी टीम को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे मिडिल ऑर्डर में है कौन, हमने किन के साथ जाना है। आप देखें कि गुज़िश्ता 8 माह, साल, 1.5 साल में जिन खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने मिडिल ऑर्डर में मौके दिए, वो सारे के सारे आज पाकिस्तान की टीम में नजर नहीं आते हैं। आज हैदर अली पाकिस्तान की टीम में नहीं है, आज हुसैन तलत नहीं है, आज इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की टीम में नहीं है, आज आसिफ अली पाकिस्तान की टीम में नहीं है, और अब भी ये नहीं पता है कि आपने नंबर 5-6 पर किसके साथ खेलना है। इसलिए जो मिडिल ऑर्डर का मसला है वो बड़ा संजीदा है, और ये आप साउथ अफ्रीका में भी देखें, इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम किस तरह से कोलैप्स हुए थे। तो मिडिल ऑर्डर में जो पाकिस्तान के मसाइल है वो बहुत संजीदा नौयत के हैं। अब आए हैं सुहेब मकसूद, आप देखें कि इन्होंने जो परफॉर्म किया है PSL में, वो मुख्तलिफ नंबर पर है। पाकिस्तान टीम में आएंगे तो हो सकता है मुख्तलिफ नंबर पर आ जाए। फिर आजम खान को शामिल किया है, अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करें, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ उन्हें पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है, हमें कोई पाकिस्तानी ये तो ख्वाहिश नहीं करता कि वो नाकाम हो। आजम खान से बड़ी उम्मीदें हैं, अल्लाह करे कि वो रन करें, सुहेब मकसूद रन करें, हफीज की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई है। तो ये सारे अच्छे क्रिकेटर्स तो हैं, लेकिन क्या ये जी इमरान, इस साथ ये भी बता दीजिए कि हमने ये देखा कि हम आखिरी दिन ये फैसला कर सकते हैं कि सुहेब मकसूद को हम लेके जा सकते हैं, हैदर अली ने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो हम तब्दीली कर सकते थे, यानी कि ये हमने सीख लिया। तो क्या शुएब मलिक वाली तब्दीली नहीं हो सकती थी आखिरी दिन में जब ये शुएब मकसूद वाली हुई है? देखिए, हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। सुहेब आ सकते हैं तो शुएब क्यों नहीं आ सकते? इसका फैसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने देखना है कि हमें किस चीज में मसाइल आ रहे हैं। हमें मसाइल आ रहे हैं काम में, खिलाड़ी लंबा नहीं खेल पाते हैं, खिलाड़ी सूरत हाल के मुताबिक नहीं खेल पाते हैं, बल्लेबाज विकेट के ऊपर गुजारते हुए मैच समझते हैं। शुएब में वो सलाहियतें मौजूद हैं, वो अच्छे तरीके से इनिंग्स बिल्ड करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। और अगर कोई खिलाड़ी आपकी जरूरत है तो आपको उसके चेहरे को नहीं देखना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। शुएब मकसूद की कारकर्दगी आपके सामने, शुएब मलिक को देखें जिस तरह। बिल्कुल, शुएब मलिक की उम्र को मत देखें, शुएब मलिक की शक्ल को मत देखें, शुएब मलिक की कारकर्दगी को देखें, और 5वें 6ठे नंबर पर ही आना चाहिए। शुएब मलिक वहाँ पर मौजूद हैं, तो हम देखेंगे फ्यूचर में क्या फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ इमरान, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। आज इजाज़त लेते हैं, कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।